अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पीपीएससी लेक्चर फिजिक्स का टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारा टेस्ट का सिलेबस है न्यूक्लियर फिजिक्स। और जैसे कि आप जानते हैं, ये जो एमसीक्यू में तैयारी करवा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि केपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी, इन सब के लिए आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो ये सब के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो फिजिक्स के एमसीक्यूज है वो ये नहीं है कि जो बीपीएससी में एमसीक्यूज आती हैं वो केपीएससी में नहीं आ सकते, वो बीपीएससी में नहीं आ सकते। तो यानी कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो तो हर जगह सेम रहती हैं। तो इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल भी सारे पाकिस्तान के जो पब्लिक सर्विस कमीशन उनके सेम है। तो लिहाजा ये लेक्चर सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये टेस्ट नंबर 1 है। तो जैसा बच्चों ने टेस्ट दिया है तो आज मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ। तो हमारा सिलेबस है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सेशन वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी आंसर की विद एक्सप्लेनेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज सिमेट्रिक। तो जो एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस वो सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका एटॉमिक नंबर और न्यूटन नंबर इक्वल हो जाए, तब वो इक्वल हो जाती है। सेकंड है द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स इज। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? इसका हमारे पास आंसर ए है, तो हम ए पे टिक करें, यानी कि 0। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स। देखिए, जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है, जो स्टेबल जो एक जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, उनका जो सारे जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या होती हैं, उसका आंसर 0 होता है। तो इसलिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में पेयर किस फॉर्म में होती हैं, एक डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है। तो इनका टोटल जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा? 0 होगा। तो एमसीक्यू नंबर 3 है, स्पिन एंड पैरिटी ऑफ क्लोरीन 1738 इज। तो हमने स्पिन और पैरिटी बतानी, तो इसके रूल्स भी हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर है वैसे डी। तो ये दो रूल्स हैं, उससे हमें वो पता चल जाएगा। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर बोथ इवन। तो देख लेते ये इवन है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ, ये हमारे पास जो 17 है ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है, और 38 ये हमारे पास वो एटॉमिक मास है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे पास ऑड है। तो यानी कि फर्स्ट रूल इस पे अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो वो पहला रूल कहता है, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर बोथ इवन देन द न्यूक्लियस हैज नो स्पिन। तब न्यूक्लियस में कोई स्पिन नहीं होगी। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑड देन द न्यूक्लियस हैज अ हाफ इंटीजर स्पिन, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2। If the number of neutrons and number of protons are both odd, then the nucleus has integer spin. तब न्यूक्लियस पास कौन सी होती है? इंटीजर स्पिन होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 17 क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं। वो हमें कैसे पता चला? यहाँ से एटॉमिक नंबर से आप जानते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो 738 माइनस 17, तो पीछे आंसर क्या बचता है? 21। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी क्या हैं? वो भी ऑड है। तो यानी कि इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही क्या हैं? ऑड है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ये एमसीक्यू में कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? नन, क्योंकि इंटीजर कोई भी नहीं है। ए ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ऑड, तो वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंटीजर 1, 2, 3 सभी ऑड भी होंगे और इवन भी होंगे। तो इसका आंसर बोथ भी हो सकता है कि ऑड और इवन को मिला दिया जाए, तब भी वो हमारा इंटीजर बन जाते हैं। तो हम बोथ पे टिक कर देते हैं, नन पे रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास नंबर 4, बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला हेल्प्स टू नो। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हमारे पास किसको मालूम करने के लिए होती है? स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए। कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस ने किस तरह बाइंड करके रखा है, हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी न्यूक्लियस में ज़्यादा होगी, उसको तोड़ना उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। नंबर 5 है, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसका आंसर है आयरन। तो ये एमसीक्यू ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास आयरन है।
तो लेकिन इसकी डिस्कशन थोड़ी सी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए जो आयरन का एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, वो 56 होता है। हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एन एनी एलिमेंट एंड दिस विच एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ इट इन द यूनिवर्स। क्योंकि आयरन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पूरी यूनिवर्स में आयरन बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो विकीपीडिया वहाँ पे लिखा हुआ है कि निकल 62 की जो बाइंडिंग एनर्जी वो हाईएस्ट होती है। तो अब ये आपके जो पेपर में जो MCQs आएंगे उसके मुताबिक फिर आपने ऑप्शन पे टिक करना। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयरन आता है, ऑप्शन में निकल नहीं आता, फिर आपने निकल पे आयरन पे टिक करना है। अगर सिर्फ उसे निकल आता तो फिर आपने निकल पे टिक करना है। अब अगर हमारे पास आयरन और निकल दोनों आ जाते हैं तो फिर आपकी मर्जी है कि आपने आयरन पे टिक करना है या निकल पे, क्योंकि विकीपीडिया के मुताबिक निकल है और वैसे बुक्स में आपको आयरन मिलेगा। PPSC का ये नहीं पता है कि वो कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज। तो डायमीटर ऑफ एटम हमारे पास क्या होता है, 10⁻⁻1 न्यूटन नैनोमीटर, 10⁻⁴ या 1 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻1 नैनोमीटर ये दोनों एक सेम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ A एंड C हमारे पास होगा। तो MCQ नंबर 7 है, 1 AMU इज इक्वल टू। तो 1 AMU किसके इक्वल होता है, 10⁻27 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम और यहाँ पर नैनोग्राम है। तो यहाँ पर अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो फिर ग्राम किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के। तो ये हो जाएगा -30। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो -23 बनता है। अगर इसको कर रहे हैं तो नैनो का कितना होता है, -9। तो -9 को करें तो -24 हो गया। और ग्राम है तो ग्राम को मजीद 3 ऐड किया तो किलोग्राम जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये -27 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट MCQ है, साइक्लोट्रॉन कैन एक्सीलरेट हाई वेलोसिटी गामा रेज, हाई वेलोसिटी एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। तो इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास D है। तो थोड़ा सा आप इसको समझना पड़ेगा। द एनर्जी ऑफ एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स, वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं साइक्लोट्रॉन में, E इज इक्वल टू Q² B² R² डिवाइडेड बाय 2m। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन्स बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। जब ये टर्म स्मॉल हो जाएगी तो फिर जाहिर है E हमारा क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना m कम होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हैज a small increase in energy of electron makes the electrons with very high speed। तो जब हम इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो द इलेक्ट्रॉन्स क्विकली रीचेस द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो हम जब थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे तो बहुत जल्द जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो रिलेटिविस्टिक हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाएगी। तो उसका मास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट के करीब होगा उतनी उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दर इनफाइनाइट मास को आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को हम साइक्लोट्रॉन से हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। हैंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इंक्रीज इन मास। तो सेकंड हमारे पास है गामा रेज एंड एक्स रेज आर कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर अनचार्ज पार्टिकल। तो जो गामा रेज हैं और जो एक्स रेज है ये दोनों किससे मिलकर बनी है, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल होती हैं। सो दीज कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड एज साइक्लोट्रॉन, क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन होता है वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, जस्ट प्रोटॉन्स। तो साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट करता है, प्रोटॉन्स को। ये काफी इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9, a proton of energy 100 electron volt is moving perpendicular to a magnetic field of 10, यहाँ पर लिखा है 10⁻⁴। तो ये 10.4 नहीं है, तो ये 10⁻⁴ है। तो ये 0.4 नहीं आता। टेस्ला इन द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नंबर 9 की। तो हमारे पास गिवन डेट ही है कि प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैग्नेटिक फील्ड की है 10⁻⁴ टेस्ला। और जो नया फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये फार्मूला भी पेपर में आ सकता है। तो F इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय 2πm। तो Q हमारे पास वो हमें पता है, वो गिवन हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है,
1.6 या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है 1.6 होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.525 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। और जो 1 हर्ट्स इक्वल किसके होता है 2 पाई रेडियंस के। ये भी पेपर में आ सकता है कि 1 हर्ट्स कितने रेडियंस पर सेकंड के इक्वल होता है 6.283 रेडियन पर सेकंड के इक्वल होता है 1 हर्ट्स। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। तो 9.6 इंटू 10⁻³ ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट हमारे पास 10 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलरेटर कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। हमने में से कौन सा एक्सीलरेटर है जो हम यूज नहीं कर सकते हाई एनर्जी के वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका हमारे पास आंसर ए है। देख लेते इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन के अंदर ये बीटाट्रॉन जो है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी साइक्लोट्रॉन भी करते हैं और एक्सीलरेटर भी करते हैं। तो नंबर 11 फॉर न्यूट्रॉन डिटेक्शन द आयन चैम्बर इज फिल्ड विद। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा आंसर नंबर ए, यानी कि BF3 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 12 द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज। जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है वेरी वेरी हाई होती है 99%। ये क्या होती है कंप्लीटली फील्ड होती है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है 13 MCQ हमारा आंसर है सी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर होगा सी 9931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर हम नेक्स्ट है 14 नंबर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स आर ऑपरेटेड इन। जो सॉलिड स्टेट जो डिटेक्टर्स है वो किस में ऑपरेट करते हैं हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास दीज आर रिवर्स्ड बाय सेमी। ये इसकी डेफिनेशन है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की। तो डेफिनेशन क्या है दीज आर रिवर्स्ड बाय सेमीकंडक्टर डायोड विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। तो ये रिवर्स बायसिंग में ये काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा रिवर्स बायस यानी कि ए। 15 है द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है इसका आंसर है सी यानी कि 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। 16 है द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी वो हमारे पास क्या होगी डी ऑप्शन है। तो डी हमारे पास ए और बी दोनों हैं। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है और 8.187 इंटू 10⁻⁻14 जौल में। ये जौल में इतनी है और मेगा इलेक्ट्रॉन में इतनी है। देखिए प्रोटॉन की 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन की बहुत ही ज़्यादा रेस्ट मास एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम जौल में करें तो 8.187 बनती है। तो नंबर 17 हमारे पास द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास है वो किसके इक्वल होता है नंबर 17 है। इसका आंसर है ए। तो वो हमारे पास वो भी किसके इक्वल होता है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। इसका भी आंसर हमारे पास क्या है कि 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सी हमारे पास क्या है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। तो 18 हमारे पास है द पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.4। तो इसका हमारे पास आंसर ऑक्सीजन। 16 कंफर्म कर लेते हैं ये हमारे पास है। 18 का हमारे पास ए है तो यही हमारे पास आंसर है करेक्ट है। द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ये वैल्यूज का हमारे पास 19 का हमारे पास आंसर है जी। 19 का आंसर हमारे पास बी हमारे पास 5.07 इंटू 10⁻⁻27 जौल पर टेस्ला। तो लास्ट हमारा आज का MCQ है द क्वाड्रापोल इज 0 व्हेन शेप ऑफ न्यूक्लियस इज। तो इसका आंसर हमारा स्फेरिकल। तो इसकी रीजन देख लेते हैं। इसकी रीजन हमारे पास
फॉर जो हमारे पास जो क्यू होता है वो क्वाड्रापोल मोमेंट किसके इक्वल होता है 2/5 इंटू जेड डी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्फीयर के लिए और बी इक्वल होता है। सो क्वाड्रापोल इज जब स्फीयर के लिए ए और बी इक्वल होंगी तो यहाँ पर भी ए पुट किया तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका आंसर 0 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्वाड्रापोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0। तो स्फेरिकल शेप के लिए हमारे पास जो क्वाड्रापोल वो हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो ये पीपीएससी का लेक्चर नंबर 1 की सॉल्यूशन की थी। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।